दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो कि 1 से 30 तक हम कर चुके हैं, आगे हम 31 से आगे बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों आर्मेचर कोर द्वारा। अगला प्रश्न है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों संचयी यौगिक जनरेटर द्वारा। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही इसका ऑप्शन है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है? पहला ऑप्शन है डीसी शंट जनरेटर, और दूसरा है श्रेणी जनरेटर, तीसरा है यौगिक जनरेटर, और चौथा अलग से उत्तेजित जनित्र। इसका सही आंसर है दोस्तों अलग से उत्तेजित जनित्र। अलग से उत्तेजित जनित्र। अगला प्रश्न, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों विभेदी यौगिक जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। 37 नंबर प्रश्न, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? वेव वाइंडिंग। तरंग वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है कम धारा उच्च वोल्टेज। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? इसके 3 ऑप्शन है नियत वोल्टेज बनाए रखें, शून्य स्थिति रूप में प्रेरित ईएमएफ, और स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, और चौथा ऑप्शन है इसका
धारा दिशा का आसानी से पलटना। इसका आंसर भी यही है, सही उत्तर। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? 40 नंबर प्रश्न है। इसका सही उत्तर है रोल्ड स्टील। बड़ी मशीनों में योक बॉडी रोल्ड स्टील की बनाई जाती है, छोटी मशीनों में ढलवा लोहे की। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? ये प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है दोस्तों, ये प्रश्न पहले भी एक बार आ चुका है। इसका सही उत्तर है एक दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? पहला ऑप्शन पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा दोलनशील वोल्टेज, और ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और चौथा है प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही उत्तर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसका प्रश्न जो था एक बार फिर से देख लें, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? इसका सही उत्तर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगला प्रश्न, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स का स्थान जो है ये किस चीज़ को दर्शाता है? कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाए रखने के लिए, स्नेहक उद्देश्य के लिए, शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। इसका सही उत्तर है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। दोस्तों उसमें जगह बनाई जाती है जो कि उसको जाम करने के लिए कि पिन द्वारा जाम कर दिया जाए। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों का चुंबकित करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल
कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ढलवा इस्पात। ढलवा इस्पात, कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न है, क्यों पोल को स्टार्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? इसका चौथा ऑप्शन ये रहा। पटलित क्यों करते हैं? क्योंकि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसका पटलित किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसमें शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देना। विचुंबकी प्रभाव को बेअसर कर देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है। तीसरा है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। चौथा है जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? सही उत्तर है दोस्तों आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ये प्रश्न है दोस्तों, सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, तो फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। ईएमएफ की गणना करना है। ईएमएफ का सूत्र होता है दोस्तों ईएमएफ बराबर फाई ZN इंटू P अपान 60 × A, जिसमें
इसका मान दिया हुआ है, फाई का मान दिया हुआ है 0.007 और जेड का मान जेड बराबर 1020, एन बराबर दिया है 1500 और पी बराबर दिया है 4, पोलों की संख्या बराबर 4 दिया हुआ है और आर्मेचर की संख्या जो कि इसमें बाइंडिंग हमारी है लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। वाउंड आर्मेचर के साथ वेव बाइंडिंग है। वेव बाइंडिंग में समांतर परतों की संख्या 2 होती है। वेव बाइंडिंग में समांतर परतों की संख्या 2 होती है, जिसमें ए बराबर 2 हो गया। अब इसके फार्मूले पे हम इसको डायरेक्ट रख देते हैं। फाई का मान हो गया 0.007 गुणे 120 गुणे 1500 0.007 गुणे 20 गुणे 1500 गुणे 4 भागे 60 गुणे 2 से 2 बार में 4। यहाँ से ये 3 स्थान पे दशमलव है तो 2 ठो ये 1 ठो ये, 3 ठो दशमलव ख़त्म। 60 बचा हुआ है, 15 चौके 60, 4 2 से 2 4 ख़त्म, बचा 102 गुणे 7, 102 गुणे 7 बटे 2, 2 से ये काट दिए, 2 बचे 10, 2 एकम 2 51, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 357 अनुसार इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर 2 अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 ब्रश संपर्क। इसका सही उत्तर है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो यह अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। यह अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। 54 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैंप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है और फ्लक्स 0.064 वेबर है। ये फार्मूला हम इसके पहले देख चुके हैं दोस्तों। डायरेक्ट हम इसको हल करेंगे। 0.064 गुणे 600 गुणे 1000 गुणे पोलों की संख्या 4 है। पोलों की संख्या 4 है बटे 60 गुणे और आर्मेचर की संख्या भी 4 है। आर्मेचर से पोलों की संख्या खत्म,
60 10 बार में 600, ये 3 दशमलव पे दशमलव है 2, ये 1000 है दोस्तों। ये 100 लिखा हुआ है, 3 दशमलव यहाँ से ख़त्म, बचा 64 गुणे 10, ये 10 1 है, 64 गुणे 10 640। इसका सही उत्तर है 640। अगला प्रश्न है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? 55 नंबर का सवाल है, क्या प्रभाव पड़ता है? ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ घट जाता है, प्रेरित ईएमएफ घट जाता है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है जीएनए एमएनए। एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।